हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की अगली जनगणना सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि पूरे देश का पावर गेम बदलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर 16 साल का लंबा इंतजार, जो जातिगत जनगणना का विवाद और परिसीमन का बड़ा खतरा, आखिरकार 2027 की जनगणना पे भारत के नक्शे और राजनीति को कैसे हमेशा के लिए बदल देगी। आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। वो जो अहम मुद्दे हैं क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट हमें एंड में ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंसस 2027 द ट्रेजर्स ऑफ काउंटिंग इंडिया। जी हाँ, ये क्या कहता है कि जो जनगणना है 2027 की वो कैसी रहती है, ठीक है। इसी के बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 16 वर्षों का डेटा अंतराल। 2011 के बाद जनगणना का न होना एक बड़ा सांख्यिकी शून्य पैदा कर चुका है। जी हाँ, भारत की जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण में भारी बदलाव आया है। आज की कल्याणकारी योजनाएं और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पुराने डेटा पर आधारित है, जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। 2027 की जनगणना पर यह दबाव है कि वह इस डेटा गरीबी को समाप्त करे। नीति निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे सटीक आंकड़े जुटाएं जो आने वाले दशक के लिए विकास की ठोस नींव रख सके। इसी के साथ देखें कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो 1.4 अरब लोगों का डेटा ऐप के माध्यम से जुटाना एक तकनीकी महायज्ञ है। हालांकि डिजिटल प्रक्रिया तेज है, लेकिन यह इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता पर निर्भर है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कनेक्टिविटी खराब है, वहां डेटा लॉस का खतरा बना रहता है। दबाव इस बात पर है कि सरकार ऑफलाइन फर्स्ट मोड को कैसे प्रभावी बनाती है, ताकि जो इनकी तकनीकी खामियां हैं उनके कारण किसी भी नागरिक का नाम छूट ना जाए और डेटा की जो शुद्धता है वो बनी रहे। इसी के साथ देखें कि जो डेटा की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा, इसमें क्या प्रावधान है। तो डिजिटल जनगणना में व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी का केंद्रीकरण होगा। नागरिकों के मन में डेटा लीक और निजता के उल्लंघन का डर है। सरकार पर यह भारी दबाव है कि वह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इसके पर है वो कड़ाई से पालन करे। डेटा का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यदि कोई भी सुरक्षा चूक होती है तो न केवल नागरिकों का भरोसा टूटेगा, बल्कि डेटा का राजनीतिक या आपराधिक दुरुपयोग भी हो सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसमें आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है, क्या हमारी एजेंसी ऐसी है कि हमारा जो डेटा है वो लीक ना हो? क्या हमारी एजेंसी ऐसा कुछ प्रावधान कर सकती है कि हमारा डेटा लीक ना हो? आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी साथ साथ बताइएगा कि अभी तक कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, जो कौन कौन सी सुरक्षा है जो कंपनियों ने हमारे लिए किया है ताकि हमारे डेटा सुरक्षित रहे, ठीक है। इसी के साथ देखिए कि जो जातिगत जनगणना की जटिलता है वो क्या कहती है। तो डिजिटल जनगणना में जो व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी का केंद्रीकरण होगा। जी हाँ, नागरिकों के मन में डेटा लीक और निजता के उल्लंघन का डर है। सरकार पर यह भारी दबाव है कि वह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका कड़ाई से पालन करे। डेटा का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यदि कोई भी सुरक्षा चूक होती है तो न केवल नागरिकों का भरोसा टूटेगा, बल्कि डेटा का राजनीतिक या आपराधिक दुरुपयोग भी हो सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसको हमने 2 बार रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो पांचवा जो आता है उत्तर दक्षिण राजनीतिक का संतुलन क्या कहता है। तो उसमें जनगणना के आंकड़े परिसीमन को प्रभावित करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक है। तो दक्षिण को डर है कि उनके बेहतर प्रदर्शन का खामियाजा उन्हें लोकसभा सीटों में कमी के रूप में भुगतना पड़ेगा उनको, ठीक है। इसमें यह संघवाद के लिए एक तनाव बिंदु है। सरकार पर यह दबाव है कि वह ऐसा संतुलन बनाए जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों को दंडित ना करे और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भी
उचित बनाए रखे। इसी के साथ देखें कि जो चुनावी परिसीमन का दबाव है वो क्या रहता है। तो 2027 की जनगणना सीधे तौर पर सांसदीय सीटों के पुनर्निर्धारण के जो जुड़ी है। तो राजनीतिक दल इसे सत्ता की दृष्टि से देख रहे हैं। यदि जनगणना के आंकड़े पर किसी भी प्रकार का संदेह होता है तो चुनावी क्षेत्रों के नए सिरे से निर्धारण पर सवाल उठेंगे। सरकार पर यह दबाव है कि वह जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रखे, ताकि भविष्य में होने वाले परिसीमन को लेकर राजनीतिक अस्थिरता या कानूनी मुकदमेबाजी जो इसकी स्थिति है वो पैदा ना हो। इसी के साथ देखें कि जो स्वयं जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन के जोखिम इसके क्या रहते हैं, यानी खुद से जनगणना करने का जोखिम क्या रहता है। तो सरकार ने इस बार स्वयं जनगणना की सुविधा दी है, जो अच्छी पहल है, लेकिन इसमें डेटा नॉइज का खतरा है। बिना प्रशिक्षित प्रगणक उसके आम नागरिकों द्वारा गलत जानकारी भरने की संभावना अधिक है। इसके अलावा यह सुनिश्चित केवल तकनीकी रूप से साक्षर और शहरी लोगों तक ही सीमित रह सकती है। दबाव इस बात पर है कि कैसे एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जहां स्व रिपोर्टिंग और आधिकारिक सत्यापन का जो तालमेल है वो बना रहे, ताकि ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग छूटे ना, जो पीछे हैं वो छूटे ना। इसी के साथ हाशिए पर खड़े समूहों की भागीदारी, तो इसमें घुमंतु जनजातियाँ जो बेघर लोग और प्रवासी मजदूर अक्सर जनगणना में छूट जाते हैं। तो डिजिटल मॉडल में जिनके पास स्थायी पता या मोबाइल नंबर नहीं है, उनके बाहर होने का खतरा बढ़ जाता है। इन समूहों को सटीक रूप से गिनना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनके बाहर रहने का मतलब है कि वे अगली एक दशक की सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। जनगणना का दबाव यह सुनिश्चित करने पर है कि भारत का हर आखिरी नागरिक सांख्यिकी जो मानचित्र है उस पर दर्ज हो। इसी के साथ जो क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण है वो क्या कहता है, तो 30 लाख प्रगणकों को प्रशिक्षित करना कोई छोटी बात नहीं है। इन कर्मचारियों को न केवल तकनीकी ऐप चलाना सिखाना है, बल्कि जाति और सामाजिक जटिलताओं पर भी बारीकी से ध्यान देना है। यदि प्रशिक्षण में एकरूपता नहीं रही तो डेटा की गुणवत्ता में अंतर आएगा। सरकार पर दबाव है कि वह पूरे देश में एक मानक और उच्च गुणवत्ता वाला डेटा संग्रह सुनिश्चित करे, ताकि अलग अलग राज्यों में जो डेटा है उसमें कोई विरोधाभास ना हो। इसी के साथ साथ देखिए कि जो वित्तीय और संसाधन प्रबंधन है वो क्या कहता है, तो 11,700 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमति जो अनुमानित है वो लागत के साथ यह दुनिया की सबसे महंगी जनगणना है। करदाताओं का पैसा खर्च होने के कारण सरकार पर यह दबाव है कि परिणाम समय पर और त्रुटिहीन हो। कोई भी प्रशासनिक ढिलाई या तकनीकी असफलता करोड़ों के निवेशों को व्यर्थ कर सकती है। दबाव इस बात पर है कि जनगणना का अंतिम आउटपुट इतना समृद्ध हो कि वह केवल संख्या ना रहे, बल्कि भारत के सामाजिक आर्थिक भविष्य के लिए एक ठोस नीतिगत दस्तावेज साबित हो। इसी के साथ देखिए जो सामाजिक न्याय और नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जातिगत जनगणना के आंकड़े आरक्षण की 50% सीमा पर नई बहस शुरू कर सकते हैं। यदि डेटा से पता चलता है कि किसी वर्ग की आबादी अधिक है तो उस वर्ग के आरक्षण बढ़ाने की मांग उठेगी। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह इन आंकड़ों का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए कैसे करती है। यह डेटा न्यायिक जांच के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। सरकार पर दबाव है कि वह सांख्यिकी सच्चाई और सामाजिक स्थिरता के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाए रखे। इसी के साथ देखिए कि जो सार्वजनिक विश्वास और विश्वसनीयता है वो क्या है, तो किसी भी जनगणना की सफलता जनता के विश्वास पर टिकी होती है। 16 साल की देरी और जातिगत जनगणना के कारण इस जनगणना को लेकर राजनीतिक संदेह अधिक है। सरकार पर यह दबाव है कि वह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए, ताकि जनता को लगे कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यदि जनगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठे तो यह लोकतंत्र के सबसे बड़े डेटाबेस की जो साख है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। शहरी अनौपचारिक बस्तियों का मानचित्रण, तो तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण औपचारिक बस्तियों और
फेरी वाले या प्रवासी आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। कई बार ये क्षेत्र प्रशासनिक रिकॉर्ड में नहीं होते। जनगणना का दबाव है कि वह इन क्षेत्रों के निवासियों को सही ढंग से गिने ताकि उन्हें पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधा मिल सके। उपग्रह और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करना और इन औपचारिक बस्तियों को राज्य की नज़र से लाना 2027 की एक बड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ देखें कि ऐतिहासिक संदर्भ और जनगणना का संवैधानिक महत्व क्या है। तो भारत में जनगणना की औपचारिक शुरुआत ब्रिटिश काल में 1872 में जो लॉर्ड मेयो में हुई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा ब्रिटिश काल में 1872 में शुरू की गई थी और 1881 में जो है वो लॉर्ड रिपन से यह हर 10 साल में विनियमित रूप से होने लगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 जनगणना को अनिवार्य बनाता है क्योंकि इसी के आधार पर परिसीमन की जो प्रक्रिया है होती है, जिससे सांसदीय और विश्वास जो विधानसभा है उसको क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। 2021 में कोविड के कारण हुई देरी ने एक बड़ा डेटा अंतराल पैदा कर दिया है, जिससे 2027 की यह कवायद अब केवल गिनती नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक रूपरेखा तय करने का एक संवैधानिक और प्रशासनिक दबाव बन गई है। इसी के साथ देखें कि जो 2027 में जनगणना का समय और चुनौती क्या रहेगा। 16 वर्षों की देरी के कारण 2027 में जनगणना करना एक बड़ी चुनौती है। इसका मुख्य कारण बदलते जनसांख्यिकीय आंकड़े और परिसीमन का जो दबाव है। सरकार पर अब यह जिम्मेदारी है कि वह डिजिटल तकनीक, ऐप आधारित गणना और पारंपरिक ज़मीनी सत्यापन के बीच संतुलन बनाए ताकि कोई भी नागरिक छूट ना जाए। साथ ही 1993 के बाद पहली बार होने वाली व्यापक जातिगत जनगणना ने इसे अत्यधिक राजनीतिक और संवेदनशील बना दिया है, जहां डेटा की सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। आप सभी लोगों के लिए फिर से एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारी सरकार के अधीन कंपनियां हैं, क्या वो डेटा को सुरक्षित बना पाएंगी? इतनी बड़ी जनगणना के दौरान 150 करोड़ जनगणना होगी लोगों का, तो क्या हमारी कंपनियां हैं जो वो डेटा को ऐसे सुरक्षित रख पाएंगी या नहीं? आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो उत्तर दक्षिण संतुलन और सामाजिक न्याय क्या कहता है कि परिसीमन के कारण जनगणना 2027 पर गहरा राजनीतिक दबाव है। दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण के कारण उन्हें लोकसभा सीटों में नुकसान होगा, जबकि जो उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण वहां सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही जातिगत आंकड़े आरक्षण नीति की 50% सीमा पर नई बहस छेड़ सकते हैं। अंततः 2027 की जनगणना न केवल डेटा जुटाने की प्रक्रिया है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच के संघीय संबंधों और भारत की सामाजिक न्याय नीतियों के भविष्य का निर्धारण करने वाला एक निर्णायक बिंदु है। इसी के साथ देखें कि जो कल्याणकारी डेटाबेस का एकीकरण, तो 2027 की जनगणना का अंतिम लक्ष्य इसे आधार और अन्य कल्याणकारी डेटाबेस से जोड़ना है। यह लास्ट माइल डिलीवरी के लिए तो अच्छा है, लेकिन डेटाबेस को आपस में मिलाना बहुत ही जटिल काम है। अगर जनगणना का डेटा आधार या राशन कार्ड के डेटा से मेल नहीं खाता है तो करोड़ों लोगों का नाम कट सकता है। सरकार पर यह भारी दबाव है कि वह ऐसी डिजिटल आर्किटेक्चर बनाए जो नागरिकों को लाभ पहुंचाने में मदद करे, न कि नई प्रशासनिक बाधाएं पैदा करे। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। हमने आपको जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा साथ साथ हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए हमारी मेहनत के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।